अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। नियोजन से अभिप्राय है किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए तैयारी करना, कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधि निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। जिस प्रकार सरकार अपने देश को अपने देश में विकास करने के लिए अनेक प्रकार की नीतियाँ बनाती है, उसे ही हम नियोजन कहते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना आदि। 1950 के बाद जब हमारा भारत आज़ाद हो गया और चुनाव भी ख़त्म हो गए थे, जो भी सत्ता चलाने वाले मंत्री व नेता नियुक्त होके आए, उनके सामने चुनौती आर्थिक विकास की थी। भारत के लिए विकास का अर्थ दो था। पहला आर्थिक विकास, दूसरा सामाजिक व आर्थिक न्याय। और भारत के सामने विकास के दो मॉडल देखे गए। पहला पूंजीवादी मॉडल। यह मॉडल यूरोप के अधिकतर देशों और अमेरिका में अपनाया गया था। और दूसरा समाजवादी मॉडल। यह मॉडल सोवियत रूस में अपनाया गया था। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था। इसी बीच कुछ राजनीतिक टकराव भी देखे गए, जो कि जनता से जुड़ी हुई थी। जनता से जुड़ी समस्याओं पर अंतिम फैसला जनप्रतिनिधि को ही लेना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते थे। और इसी बीच यह देखा गया कि टकराव के जो पीछे का जो मूल्य धारणा थी वो अलग अलग थी, मगर ये धारणा अलग अलग होने के बावजूद भी ये किससे संबंधित थी? विकास से संबंधित थी। इसी विकास के लिए कुछ राजनीतिक सहमति भी हुई। यह सहमति इस बात पर हुई कि आर्थिक विकास और सामाजिक व आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें सरकार का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, मतलब सरकार को भूमिका निभानी पड़ेगी। विकास की धारणाएं। अब देखा जाए कि हर कोई विकास चाहता है, परंतु जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग था। पश्चिमी देशों के विकास को इस देश में विकास का पैमाना माना गया था और विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना था। इससे हमें विकसित, विकासशील और अविकसित की धारणा पैदा हुई देशों के अंदर। फिर इसके बाद भारत में विकास में सोवियत मॉडल को ज़्यादा अपनाया गया, मतलब लोग सोवियत मॉडल से ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसे लोग में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू तक भी शामिल थे। अमेरिकी तर्ज पर विकास के पूंजीवादी मॉडल से बहुत कम ही लोग प्रभावित थे। फिर विकास के लिए राष्ट्र आम सहमति भी हुई। आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होंगे। ये सब क्या था? विकास के लिए राष्ट्र आम सहमति, जिसमें आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार जो थे वो अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम ही अलग थे। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। इसमें गरीबी मिटाओ,
और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का जिम्मा मुख्यतौर सरकार को ही दिया जाएगा। इसी बीच कुछ लोग औद्योगिकरण को उचित मानते थे, तो कुछ कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक ज़रूरी मानते थे। मतलब कि कुछ औद्योगिक को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, कुछ कृषि क्षेत्र को। फिर 1944 में उद्योगपतियों का एक तगबा एकजुट होकर देश में नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। मतलब उस तगबे ने एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉम्बे प्लान कहते हैं। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था सरकार उद्योगों तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। तो अब इससे क्या पता चलता है कि ये जो था उद्योगपति जो भी थे, वह एक नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का मांग करते थे, जिसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। फिर भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका भी निभाई थी। अब ये योजना कार्य कैसे करती थी? सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। पंचवर्षीय योजना मतलब जो 5 साल तक चले। भारत सरकार अपनी तरह से एक दस्तावेज तैयार करेगी, जिसमें अगले 5 साल के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार के बजट जो होते हैं, उसको 2 हिस्से में बांटा जाएगा। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनिक मुद्दों पर खर्च करना था, और दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। इसके बाद सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया, जो कि 1991 से लेके 1956 तक चला। इसमें ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत बांध सिंचाई के क्षेत्र पे निवेश किया गया। भाखड़ा नागला जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि भी आवंटित की गई थी। भूमि सुधार पर जोर दिया गया था, और इससे देश विकास के लिए बुनियादी चीज माना गया था। किसे? पंचवर्षीय योजना को देश के विकास के लिए एक बुनियादी चीज माना गया था। इसके बाद सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को विकल्प में लाया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारी आयात शुल्क लगा दिया। इस योजना से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को आगे बढ़ने में मदद मिली। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया गया। फिर जैसे कि भारत ने मिलीजुली अर्थव्यवस्था अपनाई थी, कुछ पार्ट उसने पूंजीवादी मॉडल से लिया था और कुछ समाजवादी मॉडल से लिया था, जिसकी वजह से उसे हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था
कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पूंजीवादी मॉडल में और समाजवादी मॉडल में क्या अंतर है। ठीक है, पूंजीवादी मॉडल में उत्पादन की इकाइयाँ जो होती हैं वो निजी हाथों में होती हैं, वहीं समाजवादी मॉडल में उत्पादन की इकाइयाँ जो होती हैं वो राज्यों के हाथों में होती हैं। जहाँ पूंजीवादी मॉडल में योजनाएं लाभ के उद्देश्यों से बनाई जाती हैं, वहीं समाजवादी मॉडल में योजनाएं लोक कल्याण के उद्देश्य से बनाई जाती है। फिर अंत में पूंजीवादी मॉडल निजी संपत्ति को ख़त्म नहीं किया करते हैं और समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को ख़त्म कर दिया जाता है। ये क्या था, पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल में अंतर। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि विकास के जो शुरुआती रणनीति को लेकर जो भी विवाद उठे थे लोगों के बीच में, अब वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई उन पर बड़े सवाल उठे और इसके पीछे विवाद का मुख्य कारक जो था वो निम्नलिखित था। जैसे भारत जैसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों के बीच किसमें ज़्यादा संसाधन लगाया जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि योजनाओं का अभाव था। इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को बहुत से चोट पहुँचे, मतलब बहुत से नुकसान हुए, क्योंकि इसमें हमने बस भारी उद्योगों पर ही ज़्यादा जोर दिया था। जे.सी. कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्री ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने के लिए दमदार ढंग से बात उठाई थी। कई अन्य लोगों का मानना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मगडा जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये सब क्या थे, अनेक प्रकार के विवाद थे जो कि उस समय उठ रहे थे। फिर इसके बाद विकास की रणनीति के लिए उठाए गए कदम, सरकार ने क्या क्या रणनीति के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रणनीति अपनाई थी सरकार ने। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बांटने के लिए कानून भी बनाए थे। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात भी की थी। ये सब क्या था, सरकार द्वारा विकास की रणनीति के लिए उठाए गए कदम थे। इसके बाद सरकार ने तो ये कदम उठाए थे कि जिससे हमारा विकास हो सके, मगर इसके बाद भी विकास को लेकर सरकार की बहुत आलोचनाएं हुई। कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। जैसे जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य के मद में सरकार ने कुछ खास नहीं किया। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जहां वो लोगों को विकसित आसानी से कर सकता था। सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों पर अपना नियंत्रण रखा, जिससे क्या हुआ था, भ्रष्टाचार और लोगों के बीच में अकुशलता बढ़ती रही। सरकार ने निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने में मदद की। गरीबी की संख्या में कोई भी अंतर नहीं दिखा, बल्कि गरीबी और बढ़ती गई। गरीबों की मदद होनी चाहिए थी, जिसमें सरकार अच्छे से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण सरकार की आलोचनाएं हो रही थी। 1960 के दशक में
कृषि की दशा जो थी वो बद से बदतर हो गई थी। 1965 और 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ गया था। इसी अवधि में देश ने 2 युद्धों का सामना किया और देश विदेशी मुद्रा की कमी से जूझने लगा। इसी सभी परिस्थितियों के कारण देश में भारी खाद्य की संकट उत्पन्न हो गई थी। क्या हो गई थी? भारी खाद्यान्न की जो संकट थी देश में उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि कृषि की जो दशा थी वो बहुत बुरी हो गई थी। इसी बीच देश में विदेशी मुद्रा की कमी भी हो गई थी और परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही थी। फिर खाद्यान्न संकट से उबरने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया था एक कदम अर्थात भारत ने हरित क्रांति का अपनाया, जिसमें खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई, जिससे भारत में हरित क्रांति का उद्भव हुआ। जो इलाके या किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में उन्हें ज़्यादा सहायता दी गई। इस नीति को छोड़कर नए इलाकों में ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया गया। जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी वहां के किसान समृद्ध थे, इसलिए वहां सिंचाई के साधन को मजबूत किया गया। जहां सिंचाई की सुविधा नहीं थी, सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बढ़ाने अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराया। सरकार ने भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। ये सब क्या था? हरित क्रांति के वजह से हुआ था, जिससे हमने कृषि को और सिंचाई के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कदम उठाए थे। 1960 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के बदलाव भी देखे गए। जैसे 1960 के दशक में सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देश में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। 1967 के बाद निजी क्षेत्र के उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इस समय किया गया था। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम की घोषणा भी की थी। ये कार्यक्रम क्या हमें सिखाता है? ये हमें नियोजन विकास की राजनीति को जन्म देता है। इन सब से हमें यही सब पता चलता है कि ये सब क्या है? नियोजित विकास की राजनीति को जन्म देता है। फिर 1960 के जो दशक में हुए आर्थिक बदलाव तो हमने देखे थे, मगर उसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए। सरकार द्वारा नियोजन का काम तो जारी था, लेकिन इसके महत्व में कमी आ रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से बढ़ने लगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भ्रष्टाचार व अकुशलता बढ़ने लगी। इसका मतलब ये है कि जो लोगों के अंदर भ्रष्टाचार की भावना, जो भ्रष्टाचार की भावना, अकुशलता की भावना, ये सब क्या है? देश के विकास में बाधाएं हैं, जो कि देश के विकास को अच्छे से बढ़ावा नहीं देती हैं। नौकरशाही की आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। जो नौकरशाही थी वो भी बहुत अच्छा भूमिका नहीं निभा रही थी, वो एक महत्वपूर्ण योगदान था उन लोग का, वो सब कुछ नहीं कर रहे थे। 1980 के दशक के बाद नीति निर्माताओं ने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को फिर क्या किया? कम कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है पूरे पाठ्यक्रम से
कि नियोजन किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए और अच्छा लक्ष्य पाने के लिए हमें नियोजन की जो राजनीतिक नियोजन की जो राजनीतिक तरीके हैं वो हमें अपनाना पड़ेगा, ताकि देश का विकास हो सके, लोग अच्छे से अपना विकास कर सकें। फिर उसके बाद जिससे क्या होगा, देश का आर्थिक, नैतिक, हर तरीके से विकास होगा। वैसे पहले तो हमारा जो था वो आर्थिक विकास था और सामाजिक वो आर्थिक न्याय था, मगर अब हमें हर एक वर्ग में, हर एक तरीके से हमें अपना विकास करना है, ताकि हम अपने भारत का और अपने भारत के आने वाले जो भी फ्यूचर हैं, जो भी लोग हैं, उन सब का विकास कर सकें। धन्यवाद।